नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर्स एग्जाम मटेरियल्स में। तो जहां हमारी श्रृंखला चल रही है WBSLST, BPSC, KPGT और TGT हिंदी शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो छायावाद के जैसे मैंने आपको चारों स्तंभ के बारे में डिटेल में बताया है, तो जिसमें जो है आपका चारों का नाम आपको शॉर्ट में बता दूं, पंत निराला प्रसाद वर्मा यानी महादेवी वर्मा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 117 प्रश्न में कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाली को कहा जाता है। मतलब जो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को के बोलने वालों को क्या कहते हैं? निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषाद। चीनी यात्री ह्वेंशांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पर पहुंचा था? तो वो कपिसा पे पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? ह्वेंशांग जो है सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा ये काव्य है जिसके रचनाकार जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध ये काव्य है। आगे बढ़ते हैं। चरणदास चोर। चरणदास चोर जो है ये किसकी नाट्य कृति है? ये हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। बहुत ही मनोरंजक है, आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो चरणदास चोर किसकी है कृति? हबीब तनवीर की। आगे बढ़ते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस जो है आपका प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? ये रहीम जी की रचना है। जो कहते हैं कि भाई चंदन जो है, लोग कहते हैं ना, जैसी संगति बैठी है तैसे ही फलदीन। मुझे लगता है ये उसी का जवाब है कि चंदन जो है कभी भी विष नहीं व्यापता है, मैंने कभी भी चंदन में विष नहीं लगा रहता है, जबकि वो जो है उसके चारों तरफ सदैव जो है सांप, जहरीले सांप जो है ठंडक पाने के लिए उनमें लिपटे रहते हैं। तो अगर आप स्वयं को स्ट्रांग रखते हैं तो संगति का असर आप पर नहीं पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रव्रताई। तो चंद्रव्रताई का हम लोगों ने बात किया था कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है जो, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने लिखा है। चंद्रव्रताई किसके दरबारी कवि थे भाई? तो पृथ्वीराज चौहान के। घनिष्ठ की शुद्ध अगर उत्तरावस्था की बात करें तो क्या होगा? तो घनिष्ठ का जो है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर होगी। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो सबसे ज्यादा इन्होंने अपने जो है उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। गाथा, जिसको गाहा भी कहा जाता है प्राकृत भाषा में, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत का जो है, जब हम लोग जो है पूर्ण डिटेल में जो वीडियो है हमारा उसको आप लोग देखेंगे, वहाँ पे आपको सारी भाषाओं अपभ्रंश प्राकृत के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। ये जो है अंग्रेजी भाषा को जो है हम लोग पहले जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जब आरंभ किया गया था, वो लॉर्ड मेकाले द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेकाले द्वारा जो है हमारे शिक्षा में अंग्रेजी को इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ते। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो प्रथम एकांकी हमारा है एक घूट। एक घूट जो है प्रथम एकांकी है, एक घूट। आगे जो है हमारा सबसे जो है पहला उदंड मार्तंड कहा जाता है पहला समाचार पत्र को। हमारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। बंगला की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो ये संवाद कौमुदी। ये जो हमारे, आपको पता है बंगाल में कोलकाता को जो है हमारी राजधानी बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो बंगाल की जो है प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो वो संवाद कौमुदी। ठीक है। और जो हमारा प्रथम समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड। तो हिंदी की वर्णमाला में
कितने स्वर व कितने सम स्वर है। देखिए आपने स्वर और व्यंजन तो पढ़े हैं, इसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वर और व्यंजन आपने पढ़े हैं, लेकिन सम स्वर जो है आपके 33 है और स्वर जो है 11 है। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। तो बनारस अखबार में जो है खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा बनारस अखबार में कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि जो है सिद्ध सर्वहपा, जो कि 9वीं शताब्दी से जो है उनको माना जाता है। सिद्धों की संख्या आपको मैंने बताई थी 84 होती है, और उसके प्रमुख जो है आपके सरहपा, सबरपा, डोम्बिपा और जो है कुकरिप्पा, इस तरह से जो है बहुत सारे सिद्ध संत हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल जी, और प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक बोलिए या गीतकार बोलिए जो है वो विद्यापति है। विद्यापति, यहाँ द्य होगा, विद्यापति। और हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। सुधावर्षन। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। आपने वाल्मीकि जी के बारे में पता ही है, जिन्होंने जो है वाल्मीकि जी की जो रचना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि वाल्मीकि जी ने कौन सी रचना की है। और उसको अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो है आपके पुष्पदंत को माना जाता है। अबला अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये उपयुक्त पंक्तियां जो है ये किस काव्य की है। ये काव्य जो है यशोधरा के बारे में, ये जो है यशोधरा काव्य की है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये जो है यशोधरा से लिया गया है। अब आते हैं अभिलेखों की अगर बात करें तो अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है। उसको एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अमीय हलाहल बद भरे सेत स्वयं रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार। ये प्रस्तुत पंक्तियां के जो है रचयिता जो है रसलीन है। रसलीन, देखिए रस भरे हैं इसीलिए रसलीन नाम याद रखिएगा। नेमोनिक्स बता रही हूँ कि देखिए अमीय, हलाहल, मद, ये सारी चीजें जो है रस से संबंधित है। तो इस सबको जो है रसलीन ने लिखा है। इस वाक्य से आप जो है काव्य की पंक्ति से आप पकड़ पाएंगे कि रसलीन द्वारा लिखा हुआ है। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इन्होंने खड़ी बोली और इनकी जो मुकरियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनकी मुकरियां, इनकी खड़ी बोली, और इन्होंने जो है अग्रणी भूमिका निभाई है खड़ी बोली में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों या पहेलियों को और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा जो है खड़ी बोली है। हम लोग जो कभी किसी को व्यंग के रूप में मुकरियां सुना देते हैं या कभी हम लोग पहेली पूछने के लिए कहते हैं, ये सब जो है इसकी शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने ही की थी। अब आते हैं अवधी भाषा के ऊपर। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। तो अवधी भाषा में जो सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है उसका नाम है रामचरितमानस, जो हर घर में पाया जाता है। अशोक के फूल निबंध का संग्रह जो है वो उसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल ये एक निबंध संग्रह है जिसको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अष्टछाप की बात है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है। तो अष्टछाप के कवियों के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि अष्टछाप के कवि कौन कौन है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो है कवि सूरदास को माना जाता है। अब आते हैं आपका फिर से जयशंकर प्रसाद जी के
आशु काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में एक मुख्य बात बताई थी मैंने, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि जयशंकर प्रसाद के साथ और 3 लेखक का नाम मैंने जोड़ा था, वो क्या है? तो आशु कवि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब आते हैं आंख की किरकिरी। आंख की किरकिरी जो कि एक बुक का भी नाम है, जिसको बंगाली में भी लिखा गया है, चोखेर बाली। तो आंख की किरकिरी का अर्थ क्या होता है? किरकिरी मतलब आंख में कुछ प्रॉब्लम होना, तो बस इसका मतलब क्या है? अप्रिय लगना। जो आपको अप्रिय लगे उसी को कहते हैं आंख की किरकिरी। आगे, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं मतलब जो आपके क्षेत्र विशेष से हो, चाहे जो कोई किसी भी छोटे राज्य से हो, किसी भी छोटे क्षेत्र से हो, चाहे वो आंचलिक खाना का विशेषता बता दे, या आंचलिक नृत्य बता दे, या आंचलिक बोली बता दे, तो उसको बोलते हैं वो क्षेत्र विशेष पर जो है आधारित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? देखिए, त्रिवेणी मतलब 3 वेणी का समूह। तो यहाँ पे सूरदास, तुलसीदास और जायसी, इन तीनों का समाहार इन्होंने किया है किसमें? त्रिवेणी में। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। किसका किया है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन तीनों के नाम से जो त्रिवेणी इसका नाम पड़ा है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। आत्मनिर्भरता, ये निबंध है, इसके रचनाकार है बाल कृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता की बात आएगी जब, तो आत्मनिर्भरता बाल कृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमे गणन मनुष्य। ठीक है, क्रोमे गणन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसको कहा जाता है? क्रोमे गणन मनुष्य को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ स्तंभ की बात मैंने की थी, आपको याद होगा। देखती हूँ कि आपको कितना याद है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। उसी तरह आधुनिक युग के चरण कौन है? तो आधुनिक युग के चरण जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। अगर आधुनिक युग को अगर इंसान के रूप में आप देखेंगे तो उसके चरण की बात करें तो जो है रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनके चरण है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा आपकी तेलुगु है। तेलुगु में वहाँ पे लोग राज्य में अधिक जितने भी राजकीय कार्य होते हैं वो तेलुगु भाषा में होती है। इसके बाद आते हैं आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? अगर हम किसी को व्यंग के रूप में कहें या फिर कहते हैं ना कि आसमान पे चढ़ गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ किसी का भी जो है बढ़ा चढ़ा के ही बात करते हैं, तो अत्यधिक प्रशंसा जब करते हैं तब आसमान पे चढ़ाने का अर्थ है। आगे, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? अगर हम विशेषण की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इतिहास का ऐतिहासिक होता है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? हम लोगों ने बचपन में शायद ही कोई होगा जो ईदगाह नहीं पढ़ा होगा, तो ईदगाह के रचनाकार आपके प्रेमचंद है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। यह पंक्ति भाई किस भाषा की है? तो यह पंक्ति जो है ब्रज भाषा की है। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी, ये जो है आपका ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। एक तरह से उपनाम मान लीजिए आप कि एक भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। अब आते हैं ओसाट्रक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? उसको जो है किरात कहा जाता है। किरात। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी मही मारी।
डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुति ग्रसे। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है ये तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति कहाँ की है भाई? तुलसीदास द्वारा रचित है। तो धन्यवाद सारे विद्यार्थियों को, और आशा करती हूँ आप जो है जोरों शोरों से तैयारी में लगे होंगे और इसको सुनते रहिए और जो है पढ़ाई करते रहिए। आप लोग ज़रूर अपने मंजिल को पाएंगे। इस सकारात्मक सोच के साथ आप सभी को मेरी अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद।